वेल सो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। अब हम आ चुके हैं मेन सेक्शन के सिनेरियो में। क्या एक्ट का नाम है ये हमने देख लिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका प्रियम्बल, जो एक्चुअली जो ऑब्जेक्टिव इन शॉर्ट में बता रहा है कि इस एक्ट में क्या डील किया जाएगा। ऑलराइट, सो हम ये एक्ट का नाम तो हम देख चुके हैं, यूपी एक्ट 16 ऑफ 2021। देन हमने डेट भी देख ली 24 अगस्त 2021। नाउ वी विल रीड अबाउट द कि क्या इसका प्रियम्बल है। सो स्टार्ट रीडिंग। एन एक्ट, देखिए एक्ट है टू, क्या कौन से पर्पस हैं। सो देखिए आप इसमें मैंने हाईलाइट करके रखा है टू, इसमें चार टू पे मैंने हाईलाइट करके रखा है। सो बेसिकली इसके चार पर्पस हैं। पहला क्या है, टू इस्टेब्लिश रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्राइब्यूनल। एक एक्ट बना रहे हो, उस एक्ट बनाने के लिए आपको एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो आपको बनानी पड़ेगी ना, जो कि मैटर को सॉर्ट आउट करे। सो सबसे पहले आपने क्या किया कि रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल को हमने वो इस्टेब्लिश कर दिया। अब ये अथॉरिटी क्या करेगी, देन टू रेगुलेट रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, टू रेगुलेट द रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस। हमने ये अथॉरिटी को बनाया है किस पर्पस के लिए, कि प्रीमाइसेस की जो भी रेंटिंग आप कर रहे हैं उनको रेगुलेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो मन चाहे वो कर दो, जो कंडीशन चाहे आप वो इम्पोज कर दो। दैट मीन्स लैंडलॉर्ड जो चाहे कंडीशन वो इम्पोज नहीं कर सकता। सो टू रेगुलेट रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस एंड, और किस चीज़ के लिए है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। एंड ऑब्वियसली सो लास्ट में रहता टू प्रोवाइड स्पीडी एडजुडिकेशन मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड मैटर कनेक्टेड देयर विथ। सो हमने एक अथॉरिटी बनाई है, उस अथॉरिटी का पर्पस था कि आपको स्पीडी मैनर में केस को डिस्पोज ऑफ करने हैं। और किस पर्पस के लिए था, कि कोई भी यदि इंटरेस्ट है दोनों पार्टी का, लैंडलॉर्ड का या टेनेंट का है, इनके इंटरेस्ट को आपको प्रोटेक्ट करना है, अलॉन्ग विथ आपको रेगुलेट करना है कि प्रीमाइसेस की रेंटिंग कैसे होगी। सो ये पूरा का पूरा यूपी रेगुलेशन एक्ट में आपको मिलेगा, UPRUPTE एक्ट। नाउ इट इज़ एनेक्टेड इन 72। सो इज ए प्रिफेटरी नोट है, इस स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट 1972 वाला जो पहला था उसको उसी को ये बता रहे। 1972 पहला था, उसमें कुछ डिफ़िकल्टी थी और कई सारे केसेस जो कोर्ट में पेंडिंग थे, कुछ पे प्रॉपर नहीं था, कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला कि ये प्रोविज़न ठीक नहीं है। सो उन सब चीज़ों को हटा के अलॉन्ग विथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वैसे भी बोला था कि एक आपको मॉडल टेनेंसी का एक ड्राफ्ट बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो वो सब सारी सिचुएशन के बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है कि उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया कि हमको इस लॉ को रिप्लेस करना है। और पहले दो ऑर्डिनेंस आते हैं, बट आर्टिकल 213 में आप जानते हैं ऑर्डिनेंस पास होता है तो इसको अप्रूव कराना ज़रूरी होता है 6 वीक के अंडर में, बट वो नहीं हो पाता। बट फाइनली 2021 में अगेन ऑर्डिनेंस पास होता है और गवर्नर प्रोमलगेट करते हैं इसमें अप्रैल 9, 2021 को। और बाद में ये आपका द बिल इज़ इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस द एफोर्सेड ऑर्डिनेंस। बाद में ये बिल प्रोड्यूस होता है एज अ बिल एफोर्सेड ऑर्डिनेंस को हटा के। नाउ अब हम आ जाते हैं चैप्टर पे। सो बेसिकली ये छोटी सी हिस्ट्री रही है। मेन पर्पस था 1972 के जो एक्ट था जो पुराना वाला, हम उसको हटा रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तभी हम उसको हटा रहे हैं। नाउ अभी हम प्रिलिमिनरी 1 चैप्टर नंबर 1 में आ गए। क्या इसे बोला जाएगा, सबसे पहला सवाल। सो उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमाइसेस टेनेंसी एक्ट 2021। सो इसको याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, मेंस का होगा। सो ऑब्वियसली यू विल आपको ये याद होना चाहिए पूरा कि इसका पूरा नाम है यूपी रेगुलेशन ऑफ, फिर से देखिए UPR अर्बन प्रीमाइसेस देन टेनेंसी एक्ट, ऑलराइट, 2021। कहाँ पे होगा, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ उत्तर प्रदेश है। बाकी एक्ट में तो आप जान रहे हैं कि होल ऑफ द इंडिया चलता है, बट ये होल ऑफ द उत्तर प्रदेश चल रहा है। सेक्शन 3 में आप देखिएगा आगे चल के आपको मिलेगा सेक्शन 3 में, उसमें बोला कि चैप्टर ये एक्ट कहाँ नहीं लगेगा, और इस सब सेक्शन 3 में ये बोला है कि ये एक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम देखते हैं नंबर क्लॉज ए में क्या बोला है कि कोई भी सिटी जो कि डिफाइंड है उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 में, एक सिटी जो कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1959 में डिफाइंड है उस पर ये अप्लाई होगा। देन सिटी से बाद आगे चलते हैं म्यूनिसिपल एरिया। सो म्यूनिसिपल एरिया कहाँ पे डिफाइंड है, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपलिटी एक्ट 1916 में यदि कोई डिफाइंड है वहाँ पे भी ये एक्ट लगेगा।
देन कोई डेवलपमेंट एरिया है तो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 उसके हिसाब से लगेगा। क्लॉज डी में आ जाइए, एवरी स्पेशल डेवलपमेंट एरिया है जो कि नोटिफाइड किया गया उत्तर प्रदेश स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ एक्ट के थ्रू, सो वहाँ पे भी ये लगेगा। देन ई पे आ जाइए, एवरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो कि नोटिफाई किया गया है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976। देन कोई भी रेगुलेटेड एरिया जो कि यूपी ने रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के थ्रू नोटिफाई कर दिया है। देन जी, एवरी एरिया इंक्लूडिंग टू वेरियस हाउसिंग स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश एवं आवास एवं विकास परिषद के थ्रू जो आया है, ये कौन सा अधिनियम 1965 के थ्रू जो आया है, सो वो एरिया भी इसमें इंक्लूड होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम द जनरल लाइन कि स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी एरिया को लगता है कि ये नेसेसरी या एक्सपीडियंट है, सो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली दे विल फॉलो द ऑफिशियल प्रोसीजर कि गैजेट में इसको पब्लिश करेंगे, देन फिर उस पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। अब हमको एक लिस्ट में थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन ये देखना होगा, लाइक सिटी पे अप्लाई हो रहा है, म्यूनिसिपल एरिया पे अप्लाई हो रहा है, सिटी म्यूनिसिपल एरिया, उसके बाद डेवलपमेंट एरिया हो गया, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया हो गया। तो ये तीन नाम एक जैसे हो गए, डेवलपमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये तीन नाम एक हो गए। सिटी म्यूनिसिपल एक नाम हो गया, तो CM एक हो गया। देन डेवलपमेंट, स्पेशल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं रेगुलेटेड एरिया कोई है या कोई हाउसिंग स्कीम के अंडर में कोई घर बना है, देन या कोई नेसेसरी एक्सपीडियंट है, देन इट विल ऑल्सो अप्लाई टू दैट एरिया ना। ओके, नेक्स्ट, it shall be deemed to have come into force with effect from January 11, 2021। 11 जनवरी 2021 को ये इफेक्ट में आ गया है। अब क्लॉज 2 में आप देखेंगे डेफिनेशन क्लॉजेज में, अब ध्यान देखिएगा 2019 में आपके पास कोविड आया था, सो कोविड की सिचुएशन को डील करने के लिए भी इन्होंने सबसे पहले वर्ड कर दिया फोर्स मैजोर क्लॉज। सो फोर्स मैजोर को मतलब समझा दिया, क्योंकि आगे चल के डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में यदि फोर्स मैजोर सिचुएशन अराइज हो जाती है, सो वैसे केसेस में रेंट, प्रीमाइसेस, इविक्शन, ये सारे प्रोसीजर कैसे होंगे, तुरंत होंगे, लेट होंगे, क्या उनका इफेक्ट होगा, सो वो बात किया जाएगा। इसी वजह से ये फोकस कर दिया कि फोर्स मैजोर होता क्या है, उसको डिफाइन कर दिया है। सो फोर्स मैजोर मीन्स अ सिचुएशन ऑफ वॉर, जहाँ पे आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, वॉर है, फ्लड की सिचुएशन आकर रखी है, ड्रॉट की, सूखा पड़ा है, फायर है, साइक्लोन है, ये सारी सिचुएशन आकर रखे हैं, अर्थक्वेक, पेंडेमिक आ चुका है, पेंडेमिक, कोविड, और एनी अदर कैलामिटी caused by nature affecting the habitation of tenant। so यदि ये अफेक्ट कर रहे हैं habitation of the tenant को in the premises let out on the rent, so किसी भी premises जो कि रेंट पे दिया गया है उस पर जब टेनेंट के हैबिटेशन को जो अफेक्ट किया जाए, कौन सी सिचुएशन, ये हमारे पास ऊपर दी गई सिचुएशन है, वॉर हो गया, फ्लड हो गया, नेचुरल कैलामिटी। बेसिकली इसमें पार्टीज का किसी का ना तो इन्वॉल्वमेंट रहता है और कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता है इसमें। देन हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है लैंडलॉर्ड की, जो कि हमेशा हर एक लोकल एक्ट में डिफाइन की गई है कि लैंडलॉर्ड कौन होगा। सो सेम, जो बंदा रेंट रिसीव करेगा, आप लैंडलॉर्ड को लेसर भी बोल सकते हो, अ पर्सन हु रिसीव और इंटाइटल टू रिसीव द रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस ऑन हिज ओन अकाउंट। यदि प्रीमाइसेस आप दे रहे हैं टेनेंट को, लेट कर रहे हैं टेनेंट को, सो उसके बिहाफ में जो भी बंदा रिसीव कर रहा है, आपका जो भी रेंट रिसीव कर रहा है, सो इज लैंडलॉर्ड। और ये इंक्लूड करेगा, किसको इंक्लूड करेगा, सक्सेसर को इंक्लूड करेगा, ट्रांसफरी को इंक्लूड करेगा या असाइनी को इंक्लूड करेगा। नंबर 2, किसी ट्रस्टी को भी इंक्लूड कर सकता है, या गार्जियन को कर सकता है, या रिसीवर को करेगा। फॉर एग्जाम्पल माइनर के बिहाफ में यदि आपने किसी को बना के रखा है कि माइनर के बिहाफ में ये बंदा रेंट रिसीव करेगा, तो वो भी बन सकता है। सो ये हमारी डेफिनेशन हो गई लैंडलॉर्ड की। नंबर C इज अबाउट द प्रीमाइसेस। क्या होगा, प्रीमाइसेस का मतलब भी बता दिया है कि ऐसा नहीं कुछ भी प्रीमाइसेस बना के उस पर लेंट शुरू कर दो, या आपने जो भी लेंट किया है एक एरिया में, तो उसके अगल बगल के एरिया क्या वो भी इंक्लूड होंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड हियर प्रीमाइसेस मीन्स एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग विच इज और इंटेंड टू बी लेट ऑन रेंट। एक कोई भी प्रीमाइसेस है जिस पे आपका इंटेंशन है कि इसको हमको रेंट पे देना है, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस और फॉर कमर्शियल और फॉर एजुकेशनल यूज। कितने पर्पस हैं,
या तो आप रेजिडेंस पर्पज से दे दो, या तो कमर्शियल पर्पज से देना है आपको, या किसी एजुकेशनल यूज़ के लिए देना है। एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, एक्सेप्ट फॉर द इंडस्ट्रियल यूज़, तो चूँकि इंडस्ट्रियल यूज़ को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बाकी जो चीज़ें हैं लाइक आपका कोई कमर्शियल यूज़ है उसको हम मान लेंगे, एजुकेशनल यूज़ है वो भी माना जाएगा प्रीमाइसेस में, कोई रेजिडेंस है, पर्पस ऑफ रेजिडेंस है वो भी प्रीमाइसेस माना जाएगा। बट कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दी गई है उसको हम प्रीमाइसेस नहीं मानेंगे, बट इंडस्ट्रियल यूज़ के साथ और इन्होंने इंक्लूड किया है, लाइक कोई गार्डन है, गराज और क्लोज्ड पार्क एरिया, वैकेंट लैंड है, कोई ग्राउंड या आउट हाउस है इफ एनी, अपरटेनिंग टू सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, या and any fitting such building or part of the building for the more beneficial enjoyment thereto, but does not include premises such as a hotel, lodging, house, धर्मशाला और inn। तो ये सारे premises हो गए। Now this is about the property manager। so कोई भी person जो कि or any legally entity which is authorized by the landlord to manage the premises obviously। Then is about the rent authority, means an officer appointed under section 30 में rent authority अपॉइंट की जाएगी, एंड 32 में आपका rent tribunal जो कि F में डिफाइन किया गया है। Then G is about the rent payable, जो कि आप section 8 में जो दिया गया है उसके थ्रू आप पे करेंगे। H is about the subtenant, टेनेंट सब एक होता है टेनेंट जिसको आपने एक्चुअली में अपना प्रीमाइसेस रेंट पे दिया है, और उसके बाद उस टेनेंट ने किसी और को दिया है, सब टेनेंसी की है, सो उसको हम बोलते हैं व्हेन टेनेंट सबलेट, सो दिस इज द सब टेनेंट। और ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बनता है। देन टेनेंसी एग्रीमेंट आप देखिए आई में है। सो टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होगा, मीन्स एन एग्रीमेंट इन राइटिंग में होगा, एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फॉर द पर्पस ऑफ लेटिंग द प्रीमाइसेस ऑफ द लैंड इन कंसिडरेशन ऑफ द रेंट पेएबल। कंसिडरेशन क्या है, रेंट। एंड जे में टेनेंट है तो हम लैंडलॉर्ड को लेसर बोलते हैं, टेनेंट को हम लेसी भी बोल सकते हैं। सो जो बंदा रेंट पे कर रहा है सो उसे हम टेनेंट बोलेंगे। Important is the rent of any premises is payable to the landlord under tenancy agreement and include, क्या include करेगा, any person occupying the premises as a subtenant। कोई भी person जो as a subtenant भी premises कर रहा है so उसे भी हम consider करेंगे। and also any person continuing in possession after the termination of tenancy whether before or after the commencement of this act। so basically यदि tenancy खत्म हो गई फिर भी बंदा रह रहा है तो हम उसको भी tenant consider करेंगे, बट शैल नॉट इंक्लूड, उसको हम किसको नहीं इंक्लूड करेंगे, किसी ऐसे बंदे के रिगार्ड में जिसके रिगार्ड में कोई ऑर्डर या डिक्री आ चुकी है इविक्शन के लिए, सो उसको हम टेनेंट नहीं कंसिडर करेंगे। बट किसी की यदि टेनेंसी खत्म हो चुकी है और वो उसके बाद भी रह रहा है बंदा, सो हम उसको भी टेनेंट ही कंसिडर करेंगे। देन 3 इज अबाउट एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस। अभी हमने देखा कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा, लाइक सिटी पे अप्लाई हो रहा था, म्यूनिसिपल एरियाज़ पे अप्लाई हो रहा था। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार कौन कौन सा था। आप देखिए सिटी पे था, म्यूनिसिपल एरिया पे था, डेवलपमेंट एरिया, स्पेशल डेवलपमेंट एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ये सारे एरियाज़ थे। अब हम सेक्शन 3 में क्या बात करें, कौन कौन से एरिया पे ये अप्लाई नहीं होगा। सो यदि कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अब गवर्नमेंट कौन भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई कैंटोनमेंट बोर्ड है, स्टैट्यूटरी बोर्ड है, तो वहाँ पे नहीं होगा। नंबर 2 कोई कंपनी हो गया, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी प्रीमाइसेस यानी इन लोगों ने रेंट पे लेके रखा है, सो उसको भी हम उस पर अप्लाई नहीं होगा। कोई रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो भी वहाँ पे नहीं होगा। 4th इज प्रीमाइसेस ओन बाय ऑक्फ रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ एक्ट। सो ये एक प्रीमाइसेस है, जब इस पर्पज़ के लिए किया जाएगा सो ये भी एग्जेम्प्टेड होगा कैटेगरी में। नंबर 5th है कि अदर बिल्डिंग और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट। सो पब्लिक इंटरेस्ट में यदि किसी बिल्डिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, एंड ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट विल नोटिफाई इन द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में। नंबर 2 नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, कुछ भी लिखा हो ऊपर वाले क्लॉजेज में, इफ द ओनर एंड टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस referred to in clause 1 to clause 5 of the said subsection agree that, मतलब क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 5 वाली चीज़ों के लिए यदि ओनर और टेनेंट एग्री हो गए दैट द टेनेंसी एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बिटवीन सच लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बी रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सच लैंडलॉर्ड में इन्फॉर्म द रेंट अथॉरिटी ऑफ द एग्रीमेंट। बट यदि ऊपर वाले प्रोविजन कुछ भी ऊपर में हमको ये बताया गया कहाँ नहीं लिखा गया है,
बट लिखा है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 5 वाली चीज़ें यदि लैंडलॉर्ड और आपका जो टेनेंट है वो एग्री हो जाए कि हम इस एक्ट के थ्रू गवर्न होंगे, तो सिंपली लैंडलॉर्ड इन्फॉर्म करेगा रेंट अथॉरिटी को कि ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और इन्फॉर्मेशन करेगा टेनेंसी एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 4. So this is about the chapter number 1 up to section number 3. Yeah.